अब देखो, सेक्स ड्यूरेशन के बारे में काफ़ी सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, आगे भी बताता रहूँगा। कामा सूत्रा के साथ साथ हम मेडिटेशन की बात भी करेंगे, ध्यान की बात भी करेंगे कि ध्यान का सेक्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, और इसे काम शास्त्र के साथ कैसे जोड़ा गया है। और ये बातें अक्सर तुमसे छुपा ली जाती हैं और तुम्हें सिर्फ मेडिटेशन का एक पक्ष बताया जाता है, मेडिटेशन का, ध्यान का भी तुम्हें एक पक्ष बताया जाता है, और कामा सूत्रा का भी सिर्फ एक ही पक्ष बताया जाता है। जैसे कामा सूत्रा के बारे में कहा जाता है कि इसमें सिर्फ सेक्स है, यौन संबंधों के बारे में बताया जाता है, जबकि इसमें पूरी तरह मर्द और औरत के मानसिक व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता रहा है कि उनके मन को कैसे समझें। जितना भी भारतीय दर्शन है, जितना भी दर्शन आप देखते हो, भारतीय दर्शन जो यहां पर पैदा हुआ है, उसमें किसी बाहरी चीज जैसे किसी पशु पक्षी को या किसी मशीन को आधार नहीं बनाया गया है ज्ञान का। यहां पर आधार कौन है? तुम हो, मनुष्य है, उसका मन है, बुद्धि है, शरीर है। जितना भी काम किया जाता है दर्शन शास्त्र के ऊपर, वो मनुष्य के ऊपर किया जाता है, इंसान के ऊपर किया जाता है, ताकि इंसान खुद को ही समझे, अपने साथी को समझे। और कामा सूत्रा इसकी जीती जागती उदाहरण है, जीती जागती एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। जिन्होंने कामा सूत्रा को लिखा और जिन्होंने ध्यान के बारे में लिखा, वो इन दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चल रहे थे, पैरेलल लेकर चल रहे थे। वो इनको अलग लेकर नहीं चल रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि सेक्स अलग चीज है, ध्यान अलग है। वो एक दूसरे में दोनों को खोज रहे थे, और उन्होंने खोज की भी, उसको लिखा भी, बाकायदा मूर्ति कला बनाई, मंदिर बनाए, वहां पर नक्काशियां की और लोगों को जगाने की, शिक्षित करने की कोशिश की। किस चीज के बारे में? सेक्स के बारे में, काम के बारे में। जैसे तुम्हें कहा जाता है ना कि 4 पुरुषार्थ होते हैं किसी भी इंसान के। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? वैसे तो तुम ये शब्द बार बार सुनते रहते हो, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, इंसान को पुरुषार्थ करना चाहिए। जब महिलाओं के हाथ से सत्ता छीन ली गई, सारे अधिकार छीन लिए गए, और पूरा खेल जो समाज की जो व्यवस्था थी वो पुरुष के हाथ में आ गई, तो उसने अपने लिए किताबें लिखनी शुरू की। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष के क्या काम होते हैं, उसे क्या करना चाहिए, वो इस जीवन में क्या करने आया है। पॉलिटिकली पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, सामाजिकता के आधार पर पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। पुरुष को जो काम करने चाहिए वही उसका पुरुषार्थ है। जैसे 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। हालांकि धर्म और मोक्ष को काम सूत्र के साथ बहुत बाद में जोड़ा गया है, उससे पहले इसके अंदर सिर्फ अर्थ और काम ही थे। ना तो मोक्ष की बात की जाती थी, वो शब्द नहीं आया था, और ना ही धर्म की बात की जाती थी। तो धर्म और मोक्ष दोनों नए हैं कामा सूत्रा के लिए। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक सवाल आया कि जैसे मैंने फीमेल साइकोलॉजी के ऊपर कितना कुछ तुम्हें बताया है ना। उस लड़के ने पूछा कि सर, लड़कियों के दिमाग को कैसे हैक किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज मैं तुम्हें कामा सूत्रा के आधार के ऊपर बताऊंगा कि लड़की को कैसे समझते हैं, उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को, उसके शरीर को, उसके मन को कैसे समझा जाता है। हालांकि पहले भी बहुत सारी जानकारी मैं तुम्हें दे चुका हूं, लेकिन कामा सूत्रा के आधार के ऊपर
पहली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि कामा सूत्रा में औरत के बारे में, लड़कियों के बारे में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं और कितनी खूबसूरती से बताई गई हैं। हो सकता है मैं तुम्हें कामा सूत्रा की एक लाइन भी यहाँ पर ना बताऊं, लेकिन मोटा मोटा मैं तुम्हें बता देता हूं कि कामा सूत्रा में औरत के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि तब दोनों समान थे, मर्द भी और औरत भी, पुरुष भी स्त्री भी। स्त्री का ग्राफ जितना नीचे गया है नए समाज में, वो मर्द के कारण ही गया है। जब उसने पहले, जब सम्राटों का राज होता था, आज से 2500 साल पहले, 3-4 हजार साल पहले, तुम देखोगे कि सम्राट और राजा और रानी दोनों ही महल के अंदर बैठते थे, सभा चलती थी और वो लोगों के फैसले करवाते थे। धीरे धीरे एक चाल के चलते जो रानी का सिंहासन होता था राजा के साथ, उसे धीरे 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 हटा दिया गया और सिर्फ सम्राट को वहां पर बैठा दिया गया, क्योंकि जो चालाक लोग थे वो जानते थे कि औरत दिमागी तौर पर इतनी ताकतवर होती है कि वह मर्द की नीतियों को बड़ी चालाकी से, बड़ी ही खूबसूरती से समझ लेती है और अपने साथी मर्द को संभाल लेती है। वो उसे बता देती है कि तुम्हारे साथ कौन सी चालाकी खेली जा रही है, कौन सी चाल चली जा रही है, इसे समझो और अपने शत्रुओं का नाश करो। लेकिन जो महामंत्री होते थे, है ना, चापलूस होते थे, वो जानते थे कि जब तक मर्द के साथ औरत रहेगी, जब तक ये दोनों साथ रहेंगे, तब तक उनका काम नहीं चलने वाला। वो अपना कोई काम नहीं निकलवा सकते, क्योंकि जैसे ही वो कुछ कहेंगे, औरत अपना नीति शास्त्र खोलेगी और उसे कुछ ना कुछ बता देगी कि उसके साथ कौन सी चाल चली जा रही है, कौन सी चालाकी खेली जा रही है। ठीक है, शादी का कंसेप्ट बड़ा नया है। उससे पहले बिना शादी के ही मर्द और औरत एक दूसरे के साथ रहते थे। सम्राट ऐसे ही जिससे भी प्रेम करता था उसे अपने साथ ले आता था अपने महल में और जीवन भर उसके साथ रहने का वादा भी कर देता था, उसे वचन भी दे देता था और जब चाहे वो एक दूसरे को छोड़ भी देते थे। और ऐसा ही रानियां करती थी, लड़कियां करती थी। वो किसी के भी साथ जिससे प्रेम करती थी उसके साथ चली जाती थी। तब जो रहन सहन था, जो समाज था, बहुत खुले विचारों का था, क्योंकि तब अभी विदेशी इस पृथ्वी, इस धरती के ऊपर, इस धरती के इस टुकड़े के ऊपर नहीं आए थे। तब भारत का क्या नाम था कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। भारत नाम भी बहुत नया है, हिंदुस्तान नाम भी बहुत नया है। जो नाम तुम आज सुन रहे हो पृथ्वी के इस टुकड़े के, वो बहुत नए हैं। पहले बहुत पुराने नाम होते थे जिनको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। वो मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा ताकि तुम्हें इतिहास पता चले, वो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि पहले पुरुष के लिए स्त्री क्या थी और स्त्री के लिए पुरुष क्या था, उन दोनों का क्या रिश्ता है और कैसे राजनीतिक कारणों के कारण उस रिश्ते को ही रौंद दिया गया है, मर्द को अकेला कर दिया गया है ताकि उसे कठपुतली बनाकर अपने हाथों में नचाया जा सके। तुमने जो पुरानी चीजें, पुराने ग्रंथ सुने हैं, पढ़े हैं, जिनके ऊपर सीरियल बनते हैं ना, पृथ्वीराज चौहान जैसे, सम्राट अशोक जैसे, जो तुम टीवी के ऊपर देखते हो, उसमें क्या दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है कि एक मंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, एक सलाहकार है जो सम्राट को सलाह देता है कि तुम्हें औरतों से दूर रहना चाहिए है ना, औरतों से दूर रहना चाहिए, औरत के वश में नहीं होना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए, कोई बात माननी नहीं चाहिए। किताबों में भी ये लिखा गया है। लड़कियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो नर्क का द्वार होती हैं। उनकी तुम्हें बात नहीं सुननी चाहिए, कोई बात नहीं माननी चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। पंचतंत्र में तो यहां तक लिखा गया है कि औरत एक मर्द से प्रेम करती है, दूसरे को अपने मन में धारण करती है, तीसरे के बारे में सोच रही होती है। इतना शक पैदा किया गया है कि औरतों के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर पाता।
उनको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। जबकि मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, एक पॉलिटिकल कारण के कारण हुई हैं, ताकि सत्ता को अपने हाथ में लिया जा सके, ताकि सम्राट को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर उसे नचाया जा सके। जब तक उसके साथ औरत रहेगी तब तक उसे कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन तुम्हें क्या बताया जाता है, उन सीरियल्स के जरिए क्या सिखाया जाता है कि औरत ही वो चीज है जो तुम्हारे गले में पट्टा डालती है, तुम्हारे गले में पट्टा डालती है और तुम्हें अपने इशारों पर नचाती है। जबकि तुम इशारों पर वो तुम्हें नहीं नचाती है, तुम खुद नाचते। और ऐसा नहीं कि वही तुम्हें अपने इशारों पर नचाती है, तुम भी नचवाते हो उसे। कभी उसे कोई वादा करते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। जब तुम्हारा मतलब निकल जाता है तुम भाग जाते हो। ये दोनों खेलने के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, अपने एहसास बताने के लिए, ख्याल बताने के लिए, सपने बताने के लिए, वो सारी चीजें बताने के लिए ही ये जोड़ी बनाई गई है। शादी जैसी चीज ना भी हो तब भी तुम्हें पृथ्वी के एक को पृथ्वी के इस किनारे पर और एक को इस किनारे पर छोड़ दिया जाए, तब भी तुम कुछ ही सालों में एक दूसरे को खोज लोगे। ऐसा ही हुआ है, सच यही है। पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर औरत ने जन्म लिया, एक के ऊपर मर्द ने जन्म लिया, और कुछ ही सालों में उन्होंने जैसे जैसे वो बड़े हुए खोज लिया। हालांकि ये कल्पना है, ग्रंथों में लिखी गई कल्पना है, लेकिन ये कल्पना सच होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि तुम्हें औरत के बारे में बताया जाए ना बताया जाए, लेकिन वो ख्याल तुम्हारे दिमाग में आता है। वैसे ही औरत को मर्द के बारे में बताया जाए ना बताया जाए, लेकिन वो सपनों में भी उसे देख लेती है कि उससे अलग कुछ है यहां पर। जैसे मर्द को दिखाई दे जाता है कि उससे अलग कुछ है जो उसी के जैसा है, जिसको उसे खोजना है, जिसको उसे ढूंढना है। इसी के ऊपर तो लव स्टोरीज बनाई जाती हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, कहानियां बनाई जाती हैं, कहानियां लिखी जाती हैं। लेकिन ऐसी चीजों को परिकथाएं, परिकल्पनाएं कहकर टाल दिया जाता है, ताकि तुम कभी उस झंझट में फंसो ही ना जो तुम्हें समझदार बनाता है, जो तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, जो तुम्हें दूसरों से बचना सिखाता है, जो तुम्हें चालबाजियों से बचना सिखाता है। क्या तुमने कई बार देखा होगा है ना, दो प्रेमी जोड़े होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। तो क्या होता है कि बॉयफ्रेंड बता रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि तू अपनी सहेलियों की बात मत सुना कर, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। लड़कियों की आदत होती है ना, जैसे ही किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बनता है, वैसे ही वो उसे छेड़ना शुरू कर देती है। जिनका बॉयफ्रेंड नहीं होता वो उसे छेड़ना शुरू कर देती हैं। जीजा जी आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, है ना। वो उसके बॉयफ्रेंड को भी छेड़ती हैं, उसके साथ खेलती हैं, मजाक उड़ाती हैं, मखौल उड़ाती हैं, और भड़काती भी हैं उसकी गर्लफ्रेंड को कि वो तुम्हें धोखा दे जाएगा, वो तुम्हें छोड़ जाएगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वो तुम्हारे साथ वैसा कर देगा, वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ जाएगा। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन कंफ्यूजन कब आती है दोनों में, दरार कब आती है, जब कोई तीसरा आ जाता है, वो शक पैदा करता है। तीसरे का यही रोल होता है, वो तुम्हारी कहानी को बीच में ही खत्म कर देना चाहता है, वो तुम्हारी खुशी को नहीं देख पा रहा होता। ऐसे ही लड़के होते हैं जिस लड़के के पास गर्लफ्रेंड होती है उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते है ना। वो बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जैसे ही बात करने जाता है, मोबाइल के ऊपर बात करता है, चैटिंग करता है, थोड़ा सा चाहता है कि अपने दोस्तों से अलग हो, वैसे ही उसके दोस्त उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। ए साला औरत का गुलाम है तू, गर्लफ्रेंड का गुलाम है, बीवी का गुलाम है, ये चीज़ें कहकर चढ़ाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग सिंगल होते हैं, जब उनकी शादी होती है, वो भी इसी चीज़ में फंस जाते हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों में फंसते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि असल में ये चीज़ है क्या। वो जिसको छेड़ रहे थे, जिसको चिढ़ा रहे थे, अब उनके साथ यही होना शुरू हो जाता है। तुमने एक चीज नोटिस की है, तुम जो दूसरों के बारे में सोचते हो, तुम जो चीजें देखकर, दूसरी लड़कियों को देखकर हैं,
दूसरी औरतों को देखकर जो जैसे कमेंट करते हो, जो बातें बोलते हो, जो जो तुम सोचते हो, जो जो तुम कहते हो, वही वही चीजें लोग भी तुम्हारे बारे में कहते हैं। यही सच है। मैंने तुम्हें बताया था ना, कामा सूत्रा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तुम्हें बता दी जाए तो तुम हिल जाओगे। मनोविज्ञान के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं उसमें। यह कोई छोटा शास्त्र नहीं है। जिन्होंने इसे चुराया है, जिन्होंने इसे उठाया है, जिन्होंने इसे बदला है, अपने ढंग से लिखा है, वो इसे समझ ही नहीं पाए। और ये सबके लिए नहीं है, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। जब मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि ये यूनिवर्सिटीज में रखे जाते थे, और यूनिवर्सिटी में वही इंसान पहुंचता है जो दिमागी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, जो बड़े से बड़े ज्ञान को अपने दिमाग में पचा पाता है, जो उसे समझ पाता है, जो उसे अंडरस्टैंड कर पाता है, जो उसे अपने दिमाग का हिस्सा बना पाता है। उसी को कोई वो उस ज्ञान को पा लेता है, समझ लेता है। हालांकि आज ज्ञान के रूप बदल चुके हैं, है ना। लेकिन जब हम कामा सूत्र की बात करते हैं, पुरातन इतिहास की बात करते हैं, पुरातन लोगों की बात करते हैं, देखो इतिहास चाहे जितना मर्जी बदला जाए, है ना, जैसा जितना मर्जी तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया जाए, लेकिन इंसान जैसा अंदर से पहले था आज भी वैसा ही है। सिर्फ एक चीज बदलती है, उसके कपड़े। मेडिटेशन जैसे आज से हजारों साल लोग पहले करते थे, आज भी वैसे ही करते हैं। मर्द और औरत जैसे आज से हजारों साल पहले एक दूसरे को खोजते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, झगड़े करते थे, ब्रेकअप होते थे, पैचअप होते थे, वैसा ही आज होता है। सेक्स भी वही है, जैसे लोग आज करते थे वैसे ही पहले करते थे, आज करते हैं वैसे ही पहले करते थे। जैसे आज बच्चा पैदा होता है वैसे ही पहले होता था, कुछ नहीं बदला है। इंसान तो वैसे का वैसा है, उसके कपड़े बदल गए हैं, उसके आसपास जो चीजें हैं वो थोड़ी बदल गई हैं, रंग रूप बदल गए हैं, रंग बदल गए हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें वैसी की वैसी ही हैं। चलो, कामा सूत्र हमें क्या बताता है कि जो तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की लड़कियों के बारे में देखकर, दूसरों के लड़कों के बारे में देखकर जो बोलते हो, जो कमेंट करते हो, जो कुछ सोचते हो, जो तुम्हारे दिमाग में पैदा होता है, तुम कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे, वैसे ही लोग भी बोल देते हैं। तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे अंदर है, वो चीज सिर्फ तुम कोई गॉड गिफ्टेड हो, तुम ही लोगों को ज्यादा हसास पड़ पाते हो, तुम्हारे पास ही सिर्फ गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी तरफ ही लड़कियां देखती हैं, तुम ही सबसे ज्यादा लड़कियां पटा पाते हो, ये कर पाते हो, वो कर पाते हो। ऐसा नहीं है, हर किसी को यही लगता है। जैसे तुम किसी को छेड़ते हो, डबल मीनिंग बातें करते हो, कुछ भी कह देते हो, वैसे ही जो तुम्हारे आसपास के माहौल में, तुम्हारे कनेक्शन में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ वैसा होता है, लेकिन वो बताते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे तुम किसी लड़की को छेड़ो और वो इस डर से नहीं बताती है कि उसके घर वाले उसका बाद में आना जाना बंद कर देंगे। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? जिसे तुम कहते हो सभ्यता, है ना, तुमने सुना ना, हमारी सभ्यता ऐसी है, हमारी सभ्यता वैसी है, हम सभ्य लोग हैं। सभ्यता का मतलब होता है वो व्यवहार करना जो सबके गले से उतर पाए, सबकी आंखों से उतर पाए। अच्छी भावनाएं रखो, अच्छी बातें करो, अच्छे शब्द बोलो, दूसरों को इज्जत दो। यह होता है सभ्यता का अर्थ। तुम्हारा व्यवहार कैसा है वही तुम्हारी सभ्यता को बनाता है। और आज से हजारों साल पहले जो सभ्यता तुम देखना चाहते हो वो तुम्हें किताबों में मिलती है, वो तुम्हें ग्रंथों में मिलती है। वो किताबों में वो सभ्यता लिखी गई है कि ये सभ्यता थी, ऐसे लोग थे, ऐसे चलते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे बातें करते थे।
ऐसे रिश्ते निभाते थे, ऐसे एक दूसरे के साथ रहते थे। तुम आज जो भी देवी देवता देखते हो, जो भी धर्मगुरु देखते हो, जो कोई भी जिनको पूजा जाता है, उनको पूजा ही इसलिए जाता है क्योंकि उनकी सभ्यता पूजने योग्य थी। वो ऐसी सभ्यता से बिलोंग करते थे जो पूजने योग्य है, जो करने की तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम सोचो तो तुमसे होगा भी नहीं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। देखो, भारत में बहुत से लोगों को पूजा जाता है। किसी को धर्म गुरु के नाम पर पूजा जाता है, किसी को धर्म अवतार के नाम पर पूजा जाता है, नंगों को भी पूजा जाता है, जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उनको भी पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग थे जिनके अंदर हौसला था, जिनके अंदर हिम्मत थी, जिनके अंदर इतनी शूरवीरता थी, इतनी ताकत थी कि वो कर पाए जो करने की लोग सोच भी नहीं रहे थे उन जमानों में। वैसे वक्त में जो करने की लोग सोच भी नहीं पाते थे, उन्होंने वो करके दिखाया है, इसीलिए आज वो पूजने योग्य हैं। खजुराहो के मंदिरों को नहीं पूजा जाता, लेकिन आज नहीं पूजा जाता, पहले पूजा जाता था। अजंता एलोरा की गुफाओं में आज पूजा नहीं होती, उनको छुपा दिया गया है, लेकिन पहले वहां पर पूजा होती थी। पहले वहां पर फूल बरसाए जाते थे, सुगंधें छिड़की जाती थी, मर्द और औरत दोनों के पांव को धोया जाता था, उनको नहलाया जाता था, उनसे शिक्षा ली जाती थी। वो तब का समाज था। लेकिन एक षड्यंत्र के चलते हुए उस समाज को बड़ी ही खूबसूरती से खत्म कर दिया जाता है, ताकि एक नई सभ्यता जन्म ले सके, एक सुधरी हुई सभ्यता। लेकिन मनुष्य वैसा का वैसा ही है। किसी लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि इंसान लड़ता है, लड़ाई उसके अंदर है। ठीक है, वो लड़ेगा ही लड़ेगा, वो लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे किसी भी नाम के ऊपर लड़े। जैसे तुम आज देखते हो, कोई पॉलिटिशियन कोई राजनीति के नाम के ऊपर लड़ता है, कोई धर्म के नाम के ऊपर लड़ता है, कोई प्यार के नाम के ऊपर लड़ता है, कोई अपनी आज़ादी के नाम के ऊपर लड़ता है, कोई गुलामी के नाम के ऊपर लड़ता है, कोई किसी चीज़ के नाम के ऊपर लड़ता है, कोई बदलाव के नाम के ऊपर लड़ता है, कोई वैसा ही रहने के लिए लड़ता है। सब लड़ ही रहे हैं, क्योंकि लड़ाई यथार्थ है, वो इंसान के अंदर है। मनुष्य की शादी की जाती थी ताकि वो आप किसी दूसरे से ना लड़े, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता था कि तुम भाई दोनों ही लड़ो। आज भी वैसा ही होता है। दो लोगों की शादी हुई हो ना हुई हो, तब भी वो एक दूसरे से रूठते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं। शादी हो जाए तब भी वही चीज होती है। लेकिन एक फैक्ट जरूर है कि भारत में इतनी ज्यादा शादियां होती हैं क्योंकि शादी व्यापार है। किसके लिए व्यापार है, कौन शादी करवाता है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। जिसको शादी से फायदा होता है, जिसको शादी करवाने के पैसे मिलते हैं, वो तो चाहेगा कि तुम करो। फिर तुम्हारी उम्र कोई भी हो, तुम कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? व्यापारी को क्या फर्क पड़ता है? बस शादी हो जानी चाहिए। कोई उम्र नहीं देखी जाती थी, कोई ऐसे नहीं देखा जाता था कि ये लड़की छोटी है, ये बड़ी है, ये मैच्योर है, नहीं है। ऐसी चीजें होती थी और बाकायदा किताबों में लिखा गया है। फिर चाहे तुम आज उसे झूठ कहो खुद को बचाने के लिए। कामा सूत्र में ये सारी बातें बताई गई हैं कि जो तुम दूसरों के लिए करते हो, तुम्हारे साथ वो होता है। अब धर्म के आधार के ऊपर इसे तुम कुछ चाहे कर्म कह लो, चाहे अच्छे कर्म कह लो, बुरे कर्म कह लो, किसी और चीज के आधार के ऊपर तुम इसे कुछ और कह लो, विज्ञान के आधार के ऊपर तुम इसे कोई और नाम दे लो। कामा सूत्र क्या कहता है? जब तुम अब मैं यहां पर टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं कि किसी भी लड़की के दिमाग को तुम कैसे हैक कर सकते हो, कैसे औरत का दिमाग किन चीजों में सोचता है। पहला है तस्वीरों में,
सपनों में, शब्दों में, रंगों में। अभी चलो 3 ही लेकर चलते हैं, तस्वीरें, शब्द और रंग। तस्वीरों के बारे में बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। जैसे लगभग वैसा ही होता है जैसे मर्द तस्वीरों को देखकर सोचता है, बाहरी चीज़ों को, लोगों को देखकर सोचता है, औरत भी वैसे ही सोचती है, लेकिन उनके भाव अलग अलग होते हैं, इमोशन अलग अलग होते हैं, सोचने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो अलग होता है। शब्दों के बारे में भी वही होता है। मर्द शब्दों के बारे में सीधा सोचता है, जो उसे बोल दिया गया है वो वही सोचेगा। औरत टोन के ऊपर ध्यान देती है कि उसे कोई बात कैसे कही जा रही है, फिर वो भाव का अंदाजा लगाती है कि किस भाव में कही गई है, तब वो रिएक्ट करती है। उसके बाद आता है रंग। तुमने देखा है ना, औरतें कितने कपड़े बदलती हैं, उनको कपड़े खरीदने का कितना शौक होता है। किसी दुकान पर चली आती हैं, कपड़े खरीदना शुरू करती हैं, देखती जाती हैं, देखती जाती हैं, देखती जाती हैं, 300-400 सूट देखती हैं, फिर उनको कोई एक पसंद आता है। अक्सर मैंने देखा है जो लोग अपनी पत्नियों को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाते हैं वो चिढ़ जाते हैं ना, भाई तुम क्यों चिढ़ रहे हो, दुकानदार को चिढ़ना चाहिए। वो चिढ़ जाते हैं कि तुम बहुत टाइम लगाते हो खरीदारी करने में। भाई तुमने एक रानी से शादी की है जो खुद को बहुत अहमियत देती है, जो खुद को बड़ी स्ट्रांग समझती है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि वैसी पत्नी ने तुम्हें चुना है अपना पति बनाने के लिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। लेकिन तुम उल्टा उदास हो जाते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होता। कितना वक्त लगाती है ना। मर्द को अगर रंग दिखा दिया जाए कि ये, जैसे उसे रेड कलर दिखा दिया जाए, लाल रंग दिखा दिया जाए, तो वो क्या सोचेगा कि लाल रंग है। लेकिन वही रंग तुम औरत को दिखाओगे तो वो क्या कहेगी, ये डार्क रेड है, ये लाइट रेड है, ये वो रेड है, ये हॉट रेड है, ये सिंपल रेड है ना। एक ही रेड के कितने सारे नाम तुम्हें गिनवा देती हैं वो। उनकी आंखें रंगों की ज़्यादा शेड्स को देख पाती हैं, उनके दिमाग में कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी किसी औरत का मूड खराब होता है, उसके साथ तुम कपड़ों की बातें करना शुरू कर दो। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मान लो मूड खराब होता है, पत्नी का मूड खराब होता है, उसे शॉपिंग के लिए ले जाओ, कपड़ों की बातें करना शुरू कर दो उसके साथ, देखो उसका मूड कैसे ठीक होता है, एकदम कैसे वो खिलखिला जाती, कैसे उसका सारा मूड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि रंगों से ही औरत का दिमाग बदलता है। जबकि उसे क्या लग रहा होता है कि वो कपड़ों के कारण खुश हो रही है। सबकॉन्शियसली तुम्हें भी यही लगेगा कि उसे कपड़े पहनना पसंद है, उसे अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद है, खुद को खूबसूरत दिखाना पसंद है। जबकि उसके दिमाग के ऊपर असर हो रहा होता है रंगों का, कलर्स का। रंग के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो किसी भी औरत के मूड को बदलने की ताकत रखता है। एक चीज और होती है म्यूजिक। हालांकि म्यूजिक शब्द का ही बदला हुआ रूप है, लेकिन शब्द मर्दों के लिए है, म्यूजिक संगीत औरत के लिए है, जो उसका मूड बदलने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, जो उसके डिप्रेशन को कम करने की हिम्मत रखता है। हालांकि म्यूजिक सबके लिए है, लेकिन मर्द और औरत दोनों के लिए म्यूजिक अलग अलग अर्थ रखता है। जैसे रंग अलग अर्थ रखते हैं, शब्द अलग अर्थ रखते हैं, तस्वीरें अलग अर्थ रखती हैं। तुमने एक चीज नोटिस की है, जो इंसान तुम्हें पसंद होता है, खासकर लड़कियों को जो इंसान पसंद होता है, वो बोलकर चाहे ना बता रही हो, लेकिन वो अपनी पसंद को दिखा रही होती हैं उसी के जैसे कपड़े पहनकर, उसके साथ मैचिंग करके। तुम देखोगे जब तुम किसी लड़की को पसंद कर रहे होते हो, उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसे प्रपोज करना चाह रहे होते हो, तो अचानक से क्या होता है, कुछ ही दिनों में जैसे ही उसका ध्यान तुम्हारी ऊपर पड़ता है, उसे पता चलता है कि ये लड़का मुझे पसंद कर रहा है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, तो वो क्या करती है, अचानक ही जैसे ही उसके दिल में तुम्हारे लिए इच्छाएं उठती हैं,
वैसे ही उसके कपड़े बदलने शुरू हो जाते हैं, कपड़ों के रंग बदलने शुरू हो जाते हैं, सपने बदलने शुरू हो जाते हैं, उसका हेयर स्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू हो जाती है। वो इशारों ही इशारों में तुम्हें बता रही होती है कि वो भी तुम्हारे अंदर दिलचस्पी ले रही होती है, इंटरेस्ट ले रही होती है। लेकिन उसके कपड़ों को देखकर, उसकी चाल ढाल को देखकर, उसके हंसने की आवाज़ को सुनकर, उसके हंसने के तरीके को देखकर, बोलने के अंदाज को देखकर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तुम्हें नहीं पता चल रहा होता कि वो तुम्हें इशारे तो बहुत सारे दे रही है लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो लड़कियां इशारे करती हैं रंगों को आधार बनाकर, शब्दों को आधार बनाकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आधार बनाकर। लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज कैसे समझी जाती है? उसने जो रंग पहना हुआ है, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन से मूड में है आज? वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, जब हम रंगों के मनोविज्ञान के ऊपर बात करेंगे कि रंगों की साइकोलॉजी क्या होती है। तुम ये मत समझो कि कोई भी इंसान ऐसे ही किसी भी रंग को उठा लेता है। चलो मर्द तो ठीक है, लड़कियां किसी भी रंग को उठाती हैं, उनको अच्छा लगता है, पहन लेती हैं बस। रंगों का इंसान के दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। रंगों की भाषा झूठी नहीं होती। अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आती तो अलग बात है, लेकिन रंगों की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक जुबान होती है, अपनी एक बोली होती है। वो तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सा रंग इंसान के किस भाव को दर्शाता है। मेडिटेशन में भी रंगों का असली इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि कौन सा रंग दिखाता है कि तुम दिमागी अवस्था में कहाँ खड़े हो, कितने मैच्योर हो, तुम समाधि की किस अवस्था के ऊपर खड़े हो, वो तुम्हें बताया जाता है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में कौन सा रंग दिमाग की किस अवस्था को दर्शाता है, वो ध्यान से सुनो। आगे के मैं तुम्हें लड़कियों के बारे में, कामा सूत्र के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन हम मेडिटेशन के बारे में भी साथ साथ बात करेंगे। तो सुनो कि मेडिटेशन में रंगों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रंग इशारे हैं, जो कहा नहीं जाता वो इशारे से बताया जाता है। जिसको सुनाकर नहीं समझाया जाता उसके लिए इशारा होता है, और रंग इशारे हैं। रंगों की भाषा बड़ी अमीर है। रंगों के सामने शब्द फीके हो जाते हैं। रंग मौन की आवाज हैं।